Have you ever wondered how plants manage to make their own food while humans depend on others? So the answer lies in a tiny organelle called chloroplast. Assalamu alaikum everyone, welcome back to SR Academy. In today's video we are going to talk about chloroplast structure, its function and the main process called photosynthesis, which occurs in the two steps. The first one is called the light reaction and the second one is called the dark reaction. So let's talk about chloroplast. Chloroplast is a double membrane bound organelle. It means it is present in eukaryotic cells and in plant cells. So let's talk about the shape of the chloroplast. So the shape of the chloroplast is biconvex. अब कॉन्वेक्स का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बाहर की तरफ क्या हो, कर्व्ड हो, जिसमें बाहर की तरफ क्या हो, एक बल्ज क्रिएट हो रहा हो, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा कॉन्वेक्स. बाय मीन्स टू, तो बाय कॉन्वेक्स का मतलब क्या होगा, जब एक तरफ से तो कर्व्ड है बाहर की तरफ, जब दूसरी तरफ से भी एक आउटवर्ड कर्व हो और इस तरफ से भी कर्व्ड हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बाय कॉन्वेक्स. तो क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी होती है, बिल्कुल बाय कॉन्वेक्स होती है. इसके अलावा इसका डायमीटर देखें तो इट्स अराउंड 3 to 10 माइक्रोमीटर्स. और द वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि तमाम के तमाम प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता है. ओनली दो सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिर्फ उन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मौजूद होता है. लेट्स टॉक अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कि क्लोरोप्लास्ट हैज सेमी ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस. सेमी ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कंप्लीटली सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. कुछ हद तक वो बहुत सारे प्रोसेसेस खुद भी परफॉर्म कर रहा होता है. वो किस वजह से परफॉर्म कर रहा होता है, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, सर्कुलर डीएनए, एंड दे हैव देयर ओन राइबोसोम, 70 राइबोसोम्स. हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि डीएनए एंड राइबोसोम्स की मदद से हम प्रोटीन सेल्स क्या कर सकते हैं, खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो जब क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए एंड 70 राइबोसोम्स दोनों मौजूद हैं, तो इनकी मदद से दे कैन मेक सम ऑफ देयर प्रोटीन्स बाय देमसेल्फ. दूसरी बात ये है कि जब इनके पास अपना डीएनए है, so they can also divide by the process of binary fission. Binary fission हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में जैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जैसा होता है कि they can easily divide into two. इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी बाइनरी फिजन के थ्रू खुद से दो में डिवाइड हो सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सर्कुलर डीएनए. तो कुछ हद तक ये बहुत सारे प्रोसेसेस खुद से परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए इट्स पार्शली डिपेंडेंट ऑन द सेल. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल. ये देखो, यहाँ पे भी एक आउटवर्ड कर्व है और यहाँ पर भी एक आउटवर्ड कर्व है जो कि ग्रीन से हाईलाइट हुआ हुआ है बाहर की तरफ. तो ये जो बाहर वाली एक मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन. एंड आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड पोरेंस. ये वही पोरेंस है जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में भी मौजूद होते हैं, जो कि एक्सचेंज अलाउ कर रहे होते हैं चीजों का. फिर आता है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन. एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है. दोनों इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास मौजूद होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इसके बाद बात करते हैं हम ये येलोइश सा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं सर्कुलर डीएनए. क्या होता है, सर्कुलर डीएनए. अगर अच्छा डिफरेंस है एक नॉर्मल सेल के डीएनए में और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है इनमें, कि जो नॉर्मल सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है वो लीनियर होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है. ठीक है, कुछ इस तरीके से, जिसके दोनों एंड्स क्या होते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं. Now let's talk about the ground substance present in the chloroplast called stroma. इस स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस स्टोर हुए हुए होते हैं, जैसे कि इसमें ऑफ कोर्स डीएनए है, राइबोसोम्स होता है, एटीपी होता है, एनएडीपी होता है, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या बन रहे होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ये स्टार्च ग्रेन. स्टार्च ग्रेन इज रियली इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो भी चीजें बनती हैं उसको स्टोर करना और उसको बाद में यूज करना, उसमें स्टार्च ग्रेन बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं और उसकी क्लोरोप्लास्ट में बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, जो हम आगे फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करने के बाद देखेंगे. ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो ये जो छोटे छोटे डॉट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास 70s राइबोसोम्स कहलाते हैं. फिर आते हैं हमारे पास ये ग्रीन से जो ये अब आपको नजर आ रहे हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अरेंज हुए हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैक, एक पाइल सा फॉर्म कर रहे हैं, ये कहलाती हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स. अच्छा, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर बेसिकली क्या मौजूद होता है,
क्लोरोफिल मौजूद होता है, नॉट इनसाइड द, ये जो ग्रीन सा मैंने हाईलाइट किया है इसके अंदर नहीं होगा, ये जो ब्लैक सी मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल बेसिकली विच इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब ये बहुत सारे इस तरीके से पाइल अप हो जाते हैं ना थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स, तो ये पाइल अप होके क्या कहलाते हैं, ग्रैनम कहलाते हैं, विच इज कॉल्ड द स्टैक ऑफ थाइलाकोइड। जब एक स्टैक को मैं कंसिडर करूंगी तो वो क्या कहलाता है, ग्रैनम कहलाता है। जब ये एक स्टैक पूरा स्टैक, फिर ये दूसरा स्टैक और फिर ये तीसरा स्टैक, इन तीनों स्टैक्स को प्लूरल फॉर्म में हम क्या कह रहे होते हैं, बेसिकली ग्रैना कह रहे होते हैं। जब एक स्टैक होगा तो ग्रैनम, 3 से 4 स्टैक एक साथ है तो ग्रैनन, 40 to 60 ग्रैनास एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये सारे देखो ग्रैनास जो है कनेक्टेड है विद दिस ब्लैक थ्रेड काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, जिसको इंटरग्राना या तो लेमेलाई भी कहते हैं, लैमेला भी कहते हैं। अच्छा, बेसिकली लैमेला के अंदर जो हमारे पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है, सिर्फ किसके अंदर मौजूद होता है, इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स में। तो ये पूरा अच्छे से डिटेल में स्ट्रक्चर था क्लोरोप्लास्ट का कि इसके अंदर क्या क्या और कितना कितना मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, एज वी ऑल नो कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक हेट्रोजेनस कह सकते हो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनल है, या समझ लो हमने पढ़ा था ना प्लास्टिड्स होते हैं कि प्लास्टिड्स ही है वो डिफरेंशिएट करते हैं इनटू मेनी स्पेशलाइज्ड सेल्स। सो वन ऑफ दैट एक स्पेशलाइज्ड सेल क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्म्ड बाय द प्लास्टिड्स। तो क्लोरोप्लास्ट का एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन दी प्लांट सेल्स, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। एज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, दे डोंट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस डू एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डू। ये अपना फूड क्या कर रहे होते हैं, खुद से सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। तो ये एक जर्नल सी मैंने इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, तो ताकि इसको याद करने में बेसिकली हो सके, आसानी हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, CO2, इसी के साथ साथ वाटर H2O रिक्वायर्ड होता है। वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो कि कहाँ मौजूद होता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर, जो कहाँ मौजूद होती है, ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट में। एंड द सनलाइट, इसको कैसे भूल सकते हैं, द सनलाइट इज रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी मदद से क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था, और एज अ प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा होता है, ग्लूकोज बन रहा होता है, ठीक है। एंड एक बाय प्रोडक्ट भी बन रहा होता है जो ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि फिर बाद में क्या हो जाता है, एज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट सेल्स, प्लांट से बाहर टू दी एनवायरमेंट चली जाती है। सो फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो मैंने शुरू में आपको बताया कि इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। पहला जो स्टेप है वो होता है लाइट डिपेंडेंट स्टेप, या एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एक ऐसा पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसमें लाइट रिक्वायर्ड है, जो लाइट के बगैर नहीं हो सकता। और ये क्लोरोप्लास्ट के कौन से स्ट्रक्चर में होता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर, जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो उसको भी मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया कि इसके लिए भी क्या क्या चाहिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर चाहिए होता है, ये एक ओवरऑल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। और यहाँ पे मैंने फोटोसिंथेसिस को 2 रिएक्शंस में डिवाइड करके लिखा है कि इसके लिए ये चाहिए होता है, और इस तरीके से सारी चीजें हो रही होती है। वाटर के साथ क्या चाहिए होता है, सनलाइट प्लस एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पता है, प्लस फॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल्स मिलके एटीपी बनाते हैं। इसी के साथ साथ एनएडीपी चाहिए होता है, और ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, ऑक्सीजन, एटीपी एंड एनएडीपीएच। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस, के प्लांट्स का बेसिक मकसद क्या है ग्लूकोज का, टू मेक फॉर एनर्जी, है ना। तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। जब हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एटीपी ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रहा है, बन रहा है, तो देन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अनदर स्टेप इन द फोटोसिंथेसिस। हमें ग्लूकोज बनाना ही क्यों है, जब हमें पता है कि प्लांट्स में जितने भी प्रोसेस है, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, सबके लिए एटीपी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एटीपी एक टेम्परेरी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है। इट मीन्स ये कि एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से एटीपी को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ग्लूकोज में। एंड देयर आर मेनी अदर रीजंस आल्सो, जैसे कि ग्लूकोज सिर्फ प्लांट्स के लिए तो नहीं है, ये एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स है बाकी भी एनिमल्स के लिए, जैसे हर्बीवोर्स होते हैं जो कंज्यूम करते हैं, हम ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, एनर्जी इनसे हम में ट्रांसफर हो रही होती है। तो अगर प्लांट्स में ग्लूकोज ही सिंथेसाइज नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा, फूड चेन क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। देयर आर मेनी अदर रीजंस आल्सो, जैसे कि प्लांट्स के अंदर सिर्फ ग्लूकोज ही तो नहीं बनता, इस ग्लूकोज की मदद से एक मोनोसेक्राइड, देयर आर मल्टीपल पॉलीसेक्राइड्स जो बनाए जाते हैं, जैसे कि स्टार्च बनता है, सेलुलोज बनता है, सक्रोज बनता है। ये एक बात हमेशा याद रखना कि प्लांट्स में
फूड बनता किस फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में, एंड ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सक्रोज की फॉर्म में। दीज ऑल थ्री कार्बोहाइड्रेट्स की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स के अंदर जो है ना चीजें चल रही होती हैं प्लांट के अंदर, प्लांट सेल में, कि वो बनता ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टोर स्टार्च की फॉर्म में होता है, और जो है क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सक्रोज की फॉर्म में, और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, तो वो स्टार्च ग्रेन जब भी हम पीछे पढ़ के आए उसमें के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो तो सिर्फ दिन के वक्त होगा, बिकॉज दिन के वक्त ही सनलाइट होती है, तो रात में प्लांट को कैसे एनर्जी मिलेगी, कैसे फूड मिलेगा, इसलिए प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन दी स्टार्च ग्रेन। सो देयर आर मल्टीपल मोर रीजंस जिसकी वजह से photosynthesis is divided into two steps basically। पहला था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरा आता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि लाइट के बगैर हो रहा है, और केल्विन साइकिल भी कहते हैं। और ये किधर होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अच्छा, एटीपी बनाने के लिए कुछ एंजाइम भी होता है, एटीपी सिंथेज भी रिक्वायर्ड होता है, जो कि कहाँ मौजूद होता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। और ये जो बाकी सारी चीजें ना, ये एडीपी, फॉस्फेट, एनएडीपी, ये सारा स्ट्रोमा के अंदर स्टोर हुआ हुआ होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस लाइट इंडिपेंडेंट पे। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है, यहाँ वाटर था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में भी बना है, एनएडीपी है जो यहाँ पे बना है। ये तीनों चीजें मिलके क्या करती हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाती हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसी के साथ साथ जब ये ग्लूकोज बना तो एटीपी किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, इनटू एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, और ये एनएडीपीएच किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनएडीपी पॉजिटिव के अंदर। सो दिस वर ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट एंड द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इस तरीके से जो है फोटोसिंथेसिस दो स्टेप्स में डिवाइडेड होता है और इस तरीके से रिएक्शन हो रहा था। यहाँ पे मैंने इक्वेशन की फॉर्म में इसलिए रखा ताकि क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, कौन से प्रोडक्ट एंड कौन से बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये ओवरऑल एक जनरल इक्वेशन हो दिमाग में, ताकि चीजें जो है मिक्स ना हो। ठीक है, ये एक ओवरऑल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, और ये दो स्टेप्स में डिवाइडेड है इनटू लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे देखो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू, एटी में गई, एटीपी में कन्वर्ट हुई, एटीपी से फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, फिर आगे ग्लूकोज पे फर्दर ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, और स्टोर भी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग मॉलिक्यूल भी कहते हैं, कि यहाँ पे एनर्जी बेसिकली क्या हो रही थी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। इसमें हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया डिटेल में, इसकी शेप वगैरह, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी, इसके फंक्शन डिस्कस किए, फोटोसिंथेसिस को दो स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ा। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत डिटेल है, बट व्हेन वी आर ओनली डिस्कसिंग द ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट, सो इतनी इंफॉर्मेशन इज मोर देन एनफ। सो टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।